हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई एम वेरी सॉरी कि आपको 3 दिन से वीडियोस नहीं मिल पाई। एक्चुअली मुझे फीवर था और कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पाया। जो आपके भाई बहन हैं साइंस क्लास 7, उनकी वीडियोस प्री रिकॉर्डेड थी, तो मैंने इसलिए उसको पोस्ट किया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने साइंस की वीडियोज़ लाई और CUET की मैं नहीं लेके आया, तो उसका मेन रीज़न यही था। तो आज मैं पहले से बेटर हूँ। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर चैप्टर 4 पॉवर्टी। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज बात करते हैं चैप्टर 4 पॉवर्टी। पॉवर्टी होती क्या है? पॉवर्टी का मतलब ये क्या होता है कि जो पीपल अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा ना कर पाए। ठीक है। जिसके पास रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, घर, एजुकेशन फैसिलिटीज़, जो पढ़ा लिखा ना हो, ये सारी चीज़ें वो पूरी ना कर पाए, वही क्या होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? पॉवर्टी। ठीक है। उन्हीं की स्टेज को पॉवर्टी बोला जाता है। ऐसे लोग जिनके पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं है, ठीक है, मनी नहीं है, वो कोई जुगाड़ नहीं कर पा रहे, ठीक है, कहीं से बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, उसी को बोलते हैं पॉवर्टी। अब थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। जो बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है, जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। आज के टाइम पे जो पर्सन पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है, तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एजुकेटेड पीपल ही सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, उसी को सारी चीज़ें मिलेंगी। अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। जो हमारी पॉवर्टी होती है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि सपोज मेरी इनकम है 100 रुपये और दूसरे जो मेरा दोस्त है उसकी इनकम है 300 रुपये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी इनकम को उसके साथ क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को उससे कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास तो इतनी है, वो तो BMW में घूम रहा है, ठीक है, उसके पास मर्सिडीज़ है, रोल्स वैगन है, ये सारी कार्स हैं, तो उसको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा बैठने में। तो इसका मतलब क्या है कि मैं दूसरे पीपल से, दूसरे रीजन से, दूसरे नेशन से अपने आप को क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर करने का मतलब भी क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी। मैं अपने आप को, अपनी पॉवर्टी को, मैं पॉवर्टी हालांकि हूँ नहीं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरी इनकम तो इतनी है और उसकी इनकम इतनी है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या है कि हमारी पॉवर्टी लाइन होती है। पॉवर्टी लाइन मतलब एक गरीबी रेखा। आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ पूरा करने के लिए इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर पाएँ। ठीक है, बेसिक नेसेसिटी में ये सारी चीज़ें आ गई, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में लोग क्या होते हैं, बिल्कुल ही पुअर होते हैं। ठीक है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज तक को भी पूरा नहीं कर पाते, और क्या होते हैं, वो हमेशा ही बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पहला आता है रिलेटिव पॉवर्टी, जिसमें हम अपने आप को दूसरे पीपल से, दूसरे रीजन से, नेशन से कंपेयर करते हैं। सेकंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसमें एक पीपल, वो क्या होता है, एब्सोल्यूटली पुअर होता है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा नहीं कर पाता। अब मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो बंदा पूरी तरीके से एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है, उसके लिए कुछ मेजर्स हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि वो क्या है, पुअर है। फर्स्ट आता है मिनिमम कैलोरीज कंजप्शन क्राइटेरिया। अब ये सारा क्राइटेरिया किसने सेट किया है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, 1962। तो पढ़ते हैं मिनिमम कैलोरीज कंजप्शन क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे लोग जिनको 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, कहाँ पर, रूरल एरियाज में। एक बार दोबारा से समझते हैं, ऐसे लोग जिनको रोज पर पर्सन 2400 कैलोरीज नहीं मिल पाती, कहाँ पर, रूरल एरियाज में, वो क्या होते हैं, पॉवर्टी लाइन में आते हैं। ठीक है, पुअर होते हैं। अब 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अर्बन एरियाज में जिनको नहीं मिल पाती, ठीक है, इससे ये क्या है, मिनिमम लिमिट, इतना भी जिनको नहीं मिल पाता, वो सारे क्या आते हैं, पॉवर्टी लाइन में आते हैं। आगे बात करते हैं। सेकंड आता है हमारा मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, कि हमारे को मंथली इतना खर्च करना है, अगर हमारा इससे खर्च नीचे है
तो हम क्या है, पॉवर्टी लाइन में आते हैं। पढ़ते हैं, पीपल हुज कंजप्शन एक्सपेंडिचर ₹816 पर मंथ इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में जिसका खर्चा, ठीक है, जिसका खर्च 816 रुपये से, पर महीने की बात हो रही है, ये एक दिन की बात नहीं हो रही, ठीक है, महीने का 816 रुपये से खर्च रूरल एरिया में जिसका कम है, वो क्या है, पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इतना खर्च भी अगर उसका नहीं हो रहा तो वो क्या है, पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं अर्बन एरिया की। अर्बन एरिया में आपको दिख रहा होगा कि 1000 रुपीज़, मिनिमम 1000 रुपीज़ पर मंथ, अगर उसका इतना भी खर्च नहीं हो रहा तो वो सारे क्या आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन होती क्या है। पॉवर्टी लाइन एक क्या होता है, कट ऑफ पॉइंट। क्या होता है, कट ऑफ पॉइंट, जो क्या करता है, हमारी पॉपुलेशन को, जितनी भी कंट्री में हमारी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करता है किसके बीच में, पुअर और नॉन पुअर। अब जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी, जैसे कि मैं अभी बताया मैंने आपको, 1962 उसी ने पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन डिफाइन की है। क्या, मिनिमम कैलोरी ऑफ कंजप्शन पे और मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आपका इतनी कंजप्शन होनी चाहिए और इतनी एक्सपेंडिचर होनी चाहिए, अगर आपका उससे नीचे है तो आप क्या हो, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पॉवर्टी। अब एग्रीकल्चर का क्या रोल है पॉवर्टी को दूर करने के लिए। लो सक्सेस रेट ऑफ लैंड सीलिंग। क्या होता है, जो लैंड सीलिंग, जो जमींदार होते हैं उनका सक्सेस रेट क्या है, बिल्कुल कम है। क्रॉप्स के लिए उनको रेनफॉल पर डिपेंड होना पड़ता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें। सेकंड पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब जितने भी छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके पास, उनको लोन लेना पड़ता है, लोन लेके भी वो क्या होते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। अब जो उनकी लैंड होल्डिंग है उसको भी क्या कर दिया, डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया, फ्रैगमेंट, डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से उनको अपनी क्रॉप को ग्रो करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ये है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब जिस तरीके से डे बाय डे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन रैपिड इंक्रीज हो रही है, उसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन पॉवर्टी की तरफ मूव ऑन कर रही है। अब सपोज जैसे जॉब है, तो जॉब में जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल हैं, ठीक है। जैसे सपोज हमारे को खाना है, फूड ग्रेन्स हैं, तो फूड ग्रेन्स में क्या है, जितने पीपल का फूड ग्रेन्स हमारे पास है, सपोज हमारे पास 100 पीपल का फूड ग्रेन है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी है, 150 200, तो उसकी कंजप्शन इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रही है। एक पॉपुलेशन सबसे बड़ा फैक्टर है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो हमारी कंट्री में पॉवर्टी भी ऑलवेज सी बात है कि वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी क्या हो रहा है, कम हो गया है। क्यों, क्योंकि रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो हमारे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये सारे क्या है, बैकवर्ड, पिछड़, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि इनकी हालत क्या है, बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारी पॉवर्टी इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो हमारी एग्रीकल्चर की स्टेट है वो क्या है, बिल्कुल पुअर। हम क्या है, पुराने ज़माने के प्रिमिटिव मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, होए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमारे पास मशीन्स नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग हो गई, तो कंडीशन बिल्कुल बद से बदतर है, ठीक है, जिसे बोलते हैं सबसे ख़राब कंडीशन। नेक्स्ट आता है इलिटरेसी लेवल। अब क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में बहुत हाई इलिटरेसी लेवल है, ठीक है, खासकर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्योंकि क्या है, उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो क्या कर सकें, अपने आप को एजुकेटेड कर सकें। जो उनके बच्चे हैं उनको भी वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करवा रहे हैं। ये क्या है, इसकी वजह से इलिटरेसी रेट हमारी कंट्री में क्या है, हाई हो चुका है। नेक्स्ट आता है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो क्या हैं, बेरोजगार, जिनके पास काम नहीं है। कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या है, उनमें कुछ कमी है, ठीक है, ज़्यादा जॉब्स वाले लोग हैं नहीं, सबकी इनकम ही लो है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है इनइक्वालिटी इनकम। इससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर एक मेन चीज़ और है। क्यों, क्योंकि लोगों के पास क्या है, स्किल्स नहीं है। अगर उनके पास स्किल्स ही नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं होगा, तो हम उसको जॉब कैसे देंगे, ठीक है। उनको एग्रीकल्चर के अलावा और कोई स्किल्स उनके पास नहीं है। ये भी एक मेन रीज़न आता है अनएम्प्लॉयमेंट का।
नेक्स्ट अब बात करते हैं इनइक्वालिटी इनकम। अब जो हमारी इनकम है वो क्या है, उसके अंदर इनइक्वालिटी, रिच और पुअर के बीच में क्या है, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, मेजर गैप है, जिसको फुलफिल करना इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। क्या हो रहा है, जो रिच पीपल हैं वो रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर सेक्शन ऑफ पीपल हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं उनको नहीं मिल पा रही। बीच में जो लैंड होल्डर्स हैं ये सारे हैं, ये क्या कर लेते हैं, बीच में कमीशंस को अपने पास रख लेते हैं, और जितनी भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है पुअर्स को उनको वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से पुअर वहीं बैकवर्ड के बैकवर्ड रह जाते हैं और रिच रिच होता जाता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्राइस। अब क्या हो रहा है, हर चीज़ों के रेट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं हमारा, लेकिन इनकम लेवल नहीं बढ़ रहा, जिसके कारण हमारे को परचेजिंग करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी बातें कर रहे हैं हम इंडिपेंडेंस के बाद की। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सारे क्या हैं, इनमें मतलब कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, बैकवर्ड। अगर यही अच्छे नहीं होंगे तो हमारे को ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ना हम अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे को इधर उधर कोई सप्लाई करना होगा तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से भी हम, हमारी कंट्री में क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अब गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी। अब गवर्नमेंट ने कुछ अप्रोच बनाई है जिससे क्या हो सके, पॉवर्टी कम हो सके, डिक्रीज हो सके। फर्स्ट आता है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्टेशंस कर रही है कि क्या होगा अगर हमारी जीडीपी में ग्रोथ आ गई, अगर हमारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जीडीपी में ज़्यादा ग्रोथ होगा, अगर ग्रोथ होगी तो हर सेक्शन ऑफ पीपल को इससे फ़ायदा होगा। जो पुअर पीपल हैं उनका लेवल ऑफ इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगी, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अप होगा। तो ये सारे अप्रोच बनाई है गवर्नमेंट ने। सेकेंड बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अब पॉवर्टी को हटाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। एलिवेशन मतलब हटाना, रिमूव करना, तो इसको हटाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। पहले पढ़ते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अभी हमारी वीडियो एंड नहीं हुई है, ठीक है, अभी भी हमारा चैप्टर रहता है, पढ़ें। फर्स्ट आता है, अब इसमें कुछ पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने लाए हैं। सबसे पहले हम उन प्रोग्राम्स के नाम पढ़ते हैं, फिर उनको थोड़ा थोड़ा डीप में पढ़ेंगे कि वो प्रोग्राम्स में है क्या। फर्स्ट आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसमें आता है फर्स्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्या है बनाया हमारी गवर्नमेंट ने, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, SGSY। ये सारी प्रोग्राम्स के नाम आपको पता होना चाहिए। ये कभी पूछ सकते हैं कि इन प्रोग्राम्स को किस चीज़ के लिए बनाया गया है, किस चीज़ के लिए बनाया गया, इसको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, ये सारे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए बनाए गए हैं। अब सेकंड बात करते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट आता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अब थर्ड आता है जो हमारा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। इसका मेन मोटिव क्या है कि लोगों की बेसिक नीड्स को क्या कर सकते, पूरा कर पाए, ठीक है। एमिनिटीज़ मतलब नीड्स, बेसिक नीड्स को क्या किया जाए, पूरा किया जाए, थर्ड वाले प्रोग्राम के अंदर। अब पढ़ते हैं हम इसको थोड़ा सा डीप में। तो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए फर्स्ट आया हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या बनाया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अंदर क्या है, राशन कार्ड बनाया गया, ठीक है, लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ राइस, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो अपना राशन एटलीस्ट अपना नरिशमेंट तो अच्छे से कर पा रहे थे, इससे भी उनको क्या हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था। नेक्स्ट, सेकंड आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब क्या कि जो हमारे जो चाइल्ड हैं उनको पोलियो वगैरह ये सारी दवाइयाँ वगैरह पिलाई जाएँ, ताकि उनका क्या हो सके, शुरू से ही डेवलपमेंट हो सके। उनके लिए कुछ ऐसे इंजेक्शंस वगैरह, ताकि वो उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो पाए। अब थर्ड आता है मिड डे मील स्कीम। क्या किया गया, स्कूल्स में आफ्टरनून के टाइम लोग क्या होते थे, जो बच्चे होते थे वो घर जाते थे अपने खाना खाने के लिए, और खाना खाने के लिए जब वो घर जाते थे तो वो दोबारा वापस स्कूल नहीं आते थे। इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, और लोगों की घर पे जो मॉम्स वगैरह होती थी, मदर होती थी, उनको भी क्या करना पड़ता था, अपने बच्चों के लिए खाने को प्रिपेयर करना पड़ता था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक प्रोग्राम लाया गया मिड डे मील स्कीम। इसमें क्या था, स्कूल में ही बच्चों को आफ्टरनून का लंच फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड
किया जाने लगा। तो वो क्या करते थे, स्कूल में ही लंच करते थे, वापस नहीं जाते थे, और इससे क्या होता था, वो डेली स्कूल में प्रेजेंट होते थे, और जो मदर्स थी वो भी अपने काम को अच्छे से कर पाती थी। तो इससे ये फ़ायदा हुआ, पॉवर्टी में भी कुछ रिडक्शन हुआ। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट हमने पढ़ा था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ताकि सभी क्या कर सकें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकें, सब अपना छोटा छोटा बिजनेस कर पाएँ रूरल एरिया में, स्मॉल टाउन्स में, जैसे जैसे टेलर हो गया, जैसे फूड शॉपकीपर हो गया, जैसे चाइनीज़ फूड्स हो गया, ये सारी चीज़ें, मतलब छोटा अपना एक सेपरेट बिजनेस कर पाएँ। इस प्रोग्राम के तहत उनको कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब इस प्रोग्राम में क्या हुआ था, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन एरियाज़ में हो, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी ताकि वो अपना कोई ऐसा एक बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ ताकि उनसे क्या हो, और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। इस प्रोग्राम को मोटिव ये था। नेक्स्ट बात करते हैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसका मेन मोटिव क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करना, क्रिएट करना, ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए भी और जो वेज एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए भी अर्बन एरियाज़ में। तो इनका मेन मोटिव क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, ठीक है, अर्बन अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में, दोनों में। अब बात करते हैं फोर्थ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके अंदर क्या था कि जितनी भी छोटी छोटी एंटरप्राइजेज हैं, जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको क्या किया जाए, अबव पॉवर्टी लाइन, उनको बिलो पॉवर्टी लाइन से अप किया जाए, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाए। इसमें क्या था, लोग अपना ग्रुप बनाते थे और उसमें क्या करते थे, कमेटीज़ डालते थे, जिस फार्मर को, ठीक है, ये मेनली फार्मर्स के लिए किया जाता था। इसमें क्या होता था, जो फार्मर्स को पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो क्या करता था, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में से ले लेता था, उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता था और उसका काम भी हो जाता था और बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा होता था। अब बात करते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। फर्स्ट आता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये कब स्टार्ट हुआ था, 2001। इसका मेन मोटिव क्या था, जितने भी एडिशनल सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव वर्क है, उनको क्या करना, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ताकि वो खाना उनका सिक्योर रहे, ठीक है, वो नरिशमेंट अपना अच्छे से ले पाए। इस चीज़ को क्या करना, फुलफिल करना, किसका मोटिव था, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट आता है नेशनल फूड फॉर वॉक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2004 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सप्लीमेंट्री जितनी भी सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट है उनको क्या करना, जनरेट करना ताकि वो भी क्या कर पाएँ, अपना वेज एम्प्लॉयमेंट कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। कितने डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, 150। नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोग्राम वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन MG नरेगा 2005। अब ये आता है हमारा मेन टॉपिक, इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या है, हमारा आया था MG नरेगा। इसका मेन मोटिव क्या था कि जितने भी रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं उनको क्या करना, गारंटी देना कि आपको 100 दिनों तक हमारे यहाँ काम दिया जाएगा, ठीक है, 100 दिनों तक अगर आपको कोई काम नहीं भी मिला तब भी आपको उसकी पेमेंट की जाएगी। इससे क्या हुआ, जितने भी घर के एडल्ट मेंबर थे वो सारे काम करने के लिए रेडी हो गए और काम करने से उनकी जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब इसको जब हमने इवैल्यूएशन किया, ठीक है, इसको देखा तो क्या क्या कमियां निकली। फर्स्ट आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज ही क्या हो रहे थे, कम पड़ रहे थे कि पुअर की नीड्स उससे फुलफिल नहीं हो पा रही थी। सेकंड आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। अब जितने भी लोग थे वो दूसरे दूसरे एरियाज़ में रह रहे थे तो उनको वहाँ पर एसेट्स पूरी तरीके से, उनके जो घर थे वो उनको नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनके सिर से छत भी हट गई थी। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो पॉवर्टी प्रोग्राम्स तो बनाए गए लेकिन इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। प्रोग्राम्स में जो बोला गया ऐसा पूरी तरीके से नहीं हुआ, जिसके कारण जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे थे वो आज भी पॉवर्टी लाइन से नीचे ही हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वही सेम पॉइंट है, बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे पुअर
वो आज भी पुअर ही हैं, उनको वो सप्लाई कहीं फूड नहीं कर सकते, ठीक है, उनको बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है, किस चीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल। अब जितने पुअर पीपल थे उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही ख़त्म था, कुछ उनसे डिसीजंस मांगे जा रहे थे, कुछ सजेशंस मांगे जा रहे थे, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनकी इनकम लेवल कम थी, तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को भी डाउन ही मानते थे, वो अप ही नहीं करना चाह रहे थे। अब उनको आदत हो गई थी कि वो ऐसे ही अपनी लाइवलीहुड को अर्न करें। अब बात करते हैं, ये टॉपिक मैंने लास्ट में रखा है, ये मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप सभी को पता चले ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बात करते हैं क्रोनिक पुअर। क्रोनिक पुअर क्या होते हैं, ऐसे पुअर जो क्या होते हैं, यूजुअली पुअर, जो हमेशा ही पुअर होते हैं, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पाते, उन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रोनिक पुअर। सेकंड बात करते हैं ट्रांजिएंट पुअर, ठीक है। ट्रांजिएंट पुअर क्या होते हैं, चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर मतलब हु रेगुलरली मूव इन आउट ऑफ पॉवर्टी, जो क्या करते हैं, रोज पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाते हैं या फिर पॉवर्टी लाइन से नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे करते रहते हैं। जो जैसे स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको हम ये भी बोल सकते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना, तो इसका मतलब यही है कि वो रोज़ काम करते हैं, अगर कभी उनको काम नहीं मिलता तो वो क्या है, पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। अब बात करते हैं ओकेजनली पुअर, हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम एंड पुअर फॉर सम टाइम। ओकेजनली पुअर कौन से होते हैं, जो हमेशा ज़्यादातर पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही होते हैं, सम टाइम्स कभी स्टॉक कम हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट में कोई कोई और चेंज आ गया जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो कभी कभी क्या हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं, पॉवर्टी लाइन से कभी कभार नीचे आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होते हैं, अप होते हैं। थर्ड की बात करते हैं नेवर पुअर। अब ऐसे लोग जो कभी पुअर ही नहीं होते उनको बोलते हैं नेवर पुअर। अब आपको नीचे चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में आपको पॉवर्टी लाइन दिख रही है, अलग अलग कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट बात करते हैं क्रोनिक पुअर। क्रोनिक पुअर में दो आते हैं, ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर। ऑलवेज पुअर में आपको दिख रहा होगा कि जो हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। यूजुअली पुअर मतलब जो ज़्यादातर क्या रहते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, कभी कभार बाई चांस वो क्या है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो जाते हैं, वरना नीचे ही रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिएंट पुअर। इसके अंदर दो आते हैं, चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर। चर्निंग पुअर कौन से होते हैं, चर्निंग पुअर वो होते हैं जो क्या करते हैं, कभी कभार ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये रेगुलरली मूव इन आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन। ओकेजनली पुअर की बात करते हैं तो क्या, ये हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के ऊपर होते हैं, समटाइम्स कोई टाइम ऐसा हो गया कि ये पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं नेवर पुअर। नेवर पुअर मतलब जो पॉवर्टी लाइन के हमेशा ही ऊपर होते हैं। समझ आ गया, ये आपको डाटा दिखाया गया, लेकिन आपको इसको याद रखना है कि कितने तरीके के हमारे पुअर होते हैं और इनकी क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया, और इसको प्लीज़ साथ साथ रिवाइज करें, ठीक है। हमारी जो CUET की डेट्स थी वो दोबारा से बढ़ गई हैं, रीशेड्यूल हो गई हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसे दिक्कत आ रही है, उनके सेंटर्स चेंज कर दिए जा रहे हैं, टाइमिंग्स में चेंज आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो हमारा NTA है उसको क्या है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।